हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड देख के इतना सारा दिमाग खराब हुआ कि बता नहीं सकते। पहले तो बहुत ही अच्छा लगा जो अनुपमा ने यहाँ पर गौतम के साथ किया। ये गौतम को लगा कि यार आज उसकी बेटी की शादी है तो वो कुछ करेगी नहीं, ऐसा झापड़ मारी कि वो नीचे ही गिर गया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि गौतम का क्या हाल होगा। यहाँ अनुपमा तो एकदम शादी है तो ढोल नगाड़े ना बजे, ये कैसे हो सकता है। यहाँ अनुपमा का वो कहना होता है और अनुपमा इतने जोरदार तरीके से उसको थप्पड़ जड़ती है कि वो जिंदगी भर बेचारा भूल नहीं पाएगा कि वो किसका थप्पड़ खाया है। और यहाँ गौतम की हालत देख सकते हैं। ये देखकर तो हमें बहुत ही मज़ा आया कि एक औरत के लिए औरत नहीं खड़ी हो तो कौन खड़ा होगा। आज बेटी की शादी हो, सोच कर सोचा अपनी बेटी की शादी तो खराब नहीं करेगी, लेकिन बेटी की शादी से ऊपर होता एक औरत की इज्जत। वही प्रार्थना को बोलती है तुम हर समय चुप रहकर अपना मान सम्मान को एकदम कुचलने दी हो, एकदम घास बनकर बीच गई हो। अरे घास मत बनो और सबको अपना दिखाओ कि तो कोई तुमको कुचल के नहीं जाता। देखो नहीं, तुम उसको थप्पड़ मार सकती हो तो थप्पड़ को रोकने सीखो, कुछ चिल्लाने सीखो, कुछ तो करती। क्यों प्रार्थना इस तरह से तुम इसको सह देती गई और ये करता गया, तुम्हारे साथ अत्याचार किया, तुमको इतना कुछ किया। यहाँ प्रार्थना चुपचाप बस आंसू चुरा रही है और कुछ बोल नहीं रही है। यहाँ पर आता और बोलता है गौतम कि मेरी बीबी को भड़काने का काम मत करो, ऐसा मत करो। और तुम आज कर भी क्या लोगी, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि अनुपमा उसकी कॉलर और गिरबान पकड़ कर और घसीट कर मंडप में ले जाएगी। चाहे उसकी बेटी की शादी हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो औरत की इज्जत नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में। गौतम किससे पंगा लिया उसे तो पता भी नहीं है। यहाँ ये सुनकर पहले तो प्रार्थना भी डर जाती है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अनुपमा जो ठान लेती है वो करती है। और गौतम भी देख कर समझ जाएगा कि आज किसका पाला पड़ा है। और यहाँ गौतम को समझाती है और बोलती है कि अब तू देख कैसे मैं ढोल नगाड़े बजाते के साथ तुमको ले जाती हूँ। और वहाँ पर बेचारा अंश भी वही सपोर्ट कर रहा होता है कि नहीं प्रार्थना, आपको गलत और सही में फ़र्क होना चाहिए, आपको उसी समय इसको दे देना चाहिए था। और ये देखिए किस तरह से अनुपमा उसके गिरबान पकड़ कर और घसीटते हुए, वही अनुपमा जो अपनी बाल बच्चे की गलती हो तो उसको नहीं माफ़ कर सकती। तो ये तो भाई गौतम है क्या, किस कोठारी का दामाद है वो तो है। यहाँ पर घसीटते हुए मंडप में आती है और सब यहाँ पूछते कि अनुपमा है कहाँ, शादी का मुहूर्त जा रहा है, ये हो रहा। सब यहाँ आश्चर्य। यहाँ अनुपमा आती है सामने, बोलती है मैं यही हूँ। और इस हालत में देखकर कोठारियों की तो होश उड़ जाते हैं। पराग और वसुंधरा एकदम देख के उसकी आंखें फटे होती है। उसके बेचारे दामाद, लाडले दामाद के साथ ये क्या हो रहा है। ये देख कर सब एकदम से हालत खराब हो जाती है। पूरे समाज, वहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं शादी में, उन लोग के सामने अनुपमा एक रत्ती भी नहीं सोचती है और उसे घसीटते हुए वहाँ ला के खड़ा कर देती है। और उसके बाद पराग और वसुंधरा एकदम से गुस्सा आ जाते हैं और बोलते ये क्या मतलब कि होता है एक दामाद से ट्रीट करने का। और यहाँ पर पराग एकदम से गुस्सा हो जाता है कि मेरे जमाई साहब के साथ इस तरह की बदतमीजी क्यों हो रही है। यहाँ अनुपमा बोलती है आपको तो इतना में ही समझ जाना चाहिए था कि अपनी बेटी की शादी में आपको दामाद को मैं गिरबान पकड़ के ला रही हूँ तो जरूर कोई बात होगी तभी मैंने किया। यहाँ पर राही और प्रेम खड़े हो जाते हैं। राही को तो पता ही है कि गौतम किस टाइप का लड़का है, वो तो प्रार्थना की वजह से चुप रही। यहाँ पर उसके बाद अनुपमा एक रत्ती चुप नहीं होती, उसका काला चिट्ठा सब निकाल के रख देती है कि किस तरह का हैवान है, राक्षस है आपकी बेटी। मेरी बेटी किसी को भी नहीं छोड़ अपनी गंदी नज़र से। और आप इसका कैसे, ये सुनकर पहले तो बेचारा प्रेम शौक में हो गया, ये क्या हो रहा है जो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर अनुपमा उसके सारे कारनामे को बताती है, बोलती है। राही के बारे में बताते, राही भी खड़ा होकर बोलती है और बोलती है कि मैं चुप थी, सिर्फ मम्मी मेरी सिखाई है आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन मैं प्रार्थना के वजह से चुप थी। ये मेरे साथ जो किया था मेहंदी वाले दिन। और यहाँ पर पराग का बोलना होता कि अगर ये सारे इल्ज़ाम गलत हुआ ना तो मैं अच्छा नहीं होगा। यहाँ अनुपमा बोलती है क्या अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा हमको चाहिए ही नहीं। अगर आपको इतना फ़र्क ही नहीं समझ में आता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। अरे मैं तो अनजान थी और मैं एक पहली बार उससे जब मिली थी तभी मैं समझ गई थी कि वो कुछ तो उसके जीवन में तकलीफ है और इस तरह का बात है। लेकिन आप लोग तो हमेशा उसके साथ रहे हैं तो भी आप अपनी बेटी को समझ नहीं पाए कि आपकी बेटी सुख है कि दुख है। अरे शादी करने के बाद मायका पराया होता है ये समझ में आता है, लेकिन मायके वाले कैसे पराये हो सकते हैं। अपनी बेटी की बाहों में क्यों नहीं रख सकते, उसके दुख सुख को समझ सकते हैं। इस तरह से वो बताता है। यहाँ प्रेम बेचारा ये होता है कि सबको सब पता था, क्यों नहीं अनु मैम और राही प्रार्थना मुझे बताया ऐसा बात। यहाँ पर
ख्याति को भी याद आता है कि किस तरह से मतलब कि प्रार्थना दुखी रहती थी लेकिन कुछ बात बताती नहीं थी। ख्याति को भी ख्याल आता है लेकिन ख्याति भी प्रार्थना से कम नहीं है, वो भी कुछ बोलने वाली नहीं है भाई अभी। और यहाँ पर अंश भी एकदम अच्छे से देता है कि ये इस तरह से औरत लोग से ट्रीट करता है, इसको तो छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर खड़ा होके एकदम गुस्से में एकदम से पराग को देख सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बेटी के बारे में इतना सुना जा रहा है, उसकी होने वाली बहू के साथ वो लड़का बदतमीजी किया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर जब। लेकिन अब जान जाता है सब, घर वाले सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। राही और अनुपमा एक भी बात को छिपाते नहीं, सारे बात तो रख देते हैं। सारा लोग तो वहाँ गुस्सा हो जाता है गौतम की हरकत को सुनकर। ये कर कर अब प्रेम आग बबूला हो जाता है। अब वो गौतम को छोड़ने वाला नहीं, इस तरह से वो हरकत करता है। लेकिन राही और अनुपमा पे भी गुस्सा करता है कि तुम लोग सब जानती, तुम प्रार्थना जानती थी लेकिन आप लोग तीनों मुझे कुछ नहीं बताएं, ये गलत था। अगर उसी समय बता दिए होते तो आज मैं इसको छोड़ता नहीं। फिर उसको याद आ रहा होता है मेहंदी वाले रात कि गौतम के गाल पर जो मेहंदी लगी थी वो देखा होता है प्रेम। यहाँ प्रेम को याद आने के बाद प्रेम अब अपने आपा में नहीं रहता है और एकदम गुस्से में जाकर लग रहा होता है कि आज तो गौतम को फोड़ के ही रहेगा, उसका कुछ छोड़ने वाला नहीं। यहाँ पर बाप एकदम से गुस्से में आ जाते, ऐसे लड़के को तो गली में नचाओ मुँह काला करके, ये किस टाइप का लड़का है, इसको देख यहाँ घर में रहने लायक नहीं है। इस तरह से बा भी बोलती है और यहाँ पर बा को कंट्रोल करते हैं बाबूजी। लेकिन यहाँ जब प्रेम आपे में नहीं होता है तो उसके चाचू मैंने कि अनिल और मीता उसको कंट्रोल करते हैं कि जो हुआ तो उसको कंट्रोल करता है कि बाद में तुम इसमें मत पड़ो, सब बड़े लोग हैं संभाल लेंगे, इस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो बहुत कुछ सुनाता है गौतम को, अब तेरे दामाद वाला खास तुमको चाहिए ना कि तुमको आदर स्वभाव किया जाए, अब तेरे को बताते दामाद का आदर स्वभाव कैसे किया जाता है। यहाँ पर बेचारा चुप हो जाता है। पर उस समय का माहौल को देखकर वो नहीं उतना ही बोलता है, नहीं तो गौतम को तो देने ही वाला था। यहाँ पर अनुपमा अपनी गलती को एहसास करती है कि नहीं बताए, प्रेम गलती हुआ है, बता देना ही चाहिए था। आज इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूँगी, चाहे मेरी बेटी की शादी है तो क्या हुआ, लेकिन इसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस तरह से वो पराग जोर से चिल्लाता है, दोनों को चुप कराता, घर में जितने सारे मेहमान हैं उन लोग को जाने की इजाज़त देता है, प्रार्थना करता है। और पराग सबको भेजने के बाद एकदम से बरस पड़ता है उसके दामाद के बारे में। ये सब जो बोला जा रहा है अगर सही नहीं होगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर अब गौतम को लग रहा है कि हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तो पत्ता कटने ही वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो किसी पर विश्वास ही नहीं करता, अपना बेटा पर भी नहीं विश्वास करता है। एकदम से पराग एकदम से चिल्लाने लगता है अपने दामाद के बारे में। ये सब सुनकर उसको विश्वास ही नहीं है कि उसका दामाद ऐसा कर सकता। और ये सब अनुपमा देख के एकदम भौचक है कि कोई अपनी बेटी को इतना दुख दे रहा है, इतना अत्याचार कर रहे इतने सालों से, ये कौन सा पट्टी अपने आंखों में डाल के रखे हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि आपको क्या हो गया है, आपका दामाद इस तरह से आपकी बेटी पर अत्याचार कर रहा है, होने वाली बहू पर गंदी नज़र डालता है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे दामाद पर आपको विश्वास है, अपनी बेटी पर नहीं है। अरे आप ऐसे इंसान को तो एकदम से राक्षस है आपका दामाद, और जो आपकी बेटी को भी एकदम से ये बना के रखा, आप लोग कैसे समझ नहीं पाए। कोई हम तो एक दिन में समझते हैं कि लड़की को कितना दुख है, लेकिन आपको अपनी बेटी का दुख नहीं दिख रहा, उस सुख समझ में क्या आएगा। इस तरह से अनुपमा का जो भाषण होता है वो तो चल ही रहा होता है, लेकिन वसुंधरा चुपचाप खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही, लेकिन पराग बोल रहा होता है। वो अपने दामाद के सपोर्ट में ही बोलता है कि आप लोग खाली मेरे दामाद को ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, गलत हुआ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ क्या। तो यहाँ अनुपमा बोलती है आप कर ही क्या लेंगे, मुझे सब मंजूर है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अचानक से गौतम अपने हाथ से सब कुछ फिसलता देखकर अपने आप को अपने हाथों से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। और इस तरह से साई को देखकर सभी घबरा जाते हैं कि गौतम कर क्या रहा है एकदम से। और यहाँ अनुपमा हो, वसुंधरा हो, राही हो, या को जितने लोग थे सब हैरान है कि कर क्या रहा है। लेकिन यहाँ तो चाल चल गया, गौतम अपने आप को थप्पड़ मार कर अपना बेचारा बना देता है और बोलता है कि बाप बेटी दोनों मिलकर मुझे बदनाम करना चाहती है, मेरे से ये लोग कोई खुन्नस निकालना चाहता है, मैं राही के बाप को ला दिया था, उसका बदला मेरे से लेना चाहता है। यहाँ पर पराग उसको रोक रहा, कर क्या रहे दामाजी मत करिए। वो हाथ जोड़ कर यहाँ पर गौतम का दूसरा रूप देखकर एकदम से समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा साथी दिमाग का चालबाज वो आदमी है, क्योंकि किस तरह से रो रो कर अपने आप को प्रूव करता है कि मैं सही हूँ, माँ बेटी गलत है, ये लोग मुझे देखना नहीं चाहती है, इस तरह से वो बोलता है। यहाँ तक कि प्रेम को भी नहीं छोड़ता है कि तुम्हारे पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते इसलिए तुम जलते हो। मैंने ये सब क्या बात कर रहा है। यहाँ अनुपमा को भी समझ में लड़का क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो अच्छा गेम खेल देता है और वो बताता है कि अगर प्रार्थना मुझे
मुझे बोल देगी कि मैं ये सब करता हूँ तो मैं अभी का अभी इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। और ये बोलकर अब सब कुछ टिक जाता है प्रार्थना के ऊपर। क्या प्रार्थना सही बोलेगी या झूठ बोलेगी, क्या बोलेगी, अब तो उसको समझ में नहीं आता है। और वो प्रार्थना के ऊपर गेम खेल लेता है और प्रार्थना के पास आकर उसको बोलता, बताओ प्रार्थना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। अरे प्रार्थना को देख कर तो लग रहा है कि आज प्रार्थना कुछ बोलने वाली नहीं है। वो यहाँ पर प्रार्थना को पकड़ के ज़बरदस्ती उससे धमकी भी आँखों में देता है, जो कि प्रार्थना को डराता है, बोलता है। और यहाँ सब खड़े होकर उसकी नाटक को देख रहे हैं। उन लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ राही भी बेचारी एकदम से ये होगी कि इसको हो क्या गया है। और यह नाटक से सब कोई प्रार्थना को बोल रहा होता है, फोर्स करता है कि सच्चाई को बताओ, बोलो, सबके सामने सब कुछ रखो। और यहाँ पर सब सपोर्ट कर रहे हैं। प्रार्थना को कितना बार अनुपमा साहस दे रही होती है, लेकिन प्रार्थना बीते दिनों का हर एक बात सोच रही होती है कि अगर शादी नहीं हुई तो क्या होगा। उसके बाद राही को वो छोड़ेगा नहीं, साथ में उसके पापा का बिजनेस ले डूबेगा। मतलब उसके दिमाग में इतने ख्याल चल रहे होते हैं कि आज वो प्रार्थना सभी बातें को मुकर देती है और यहाँ गौतम को सही बोल देती है कि यहाँ बताती है कि राही और अनुपमा को गलत फहमी हुआ है गौतम को लेकर, वो सा गौतम है नहीं। ये सुनकर सब एकदम से दंग हो जाते हैं कि क्या बोल रही है, क्या कर रही है। और वो सब कुछ डर के मारे एकदम से वहाँ ही सब कुछ ख़त्म कर देती है। अब तो जो कर दी प्रार्थना उससे तो उम्मीद नहीं था। और हर एक लड़की यही करती है कि सब लड़की में इतना हिम्मत नहीं होता है कि सबके सामने अपने बेडरूम की बातें अब सबके सामने रखे कि उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर इतना उसका बाप भी उसके पास आता है तो बाप के सामने ही रो कर बोल देती है कि गौतम गलत नहीं है, सही है, अनुपमा और राही को गलत फहमी हुआ है। अब ये सुनकर अब पराग और वसुंधरा और राही के साथ क्या करने वाले हैं वो तो अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज जो प्रार्थना की वो बहुत ही गलत था। थोड़ा सा हिम्मत देकर आज वो अपनी सच्चाई बताती तो शायद आज उसका जीवन बच भी जाता, लेकिन वो नहीं बताती, उसका हिम्मत नहीं होता। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।